दरोगा की शादी को महज 6 दिन बचा था और छठे दिन दरोगा की शादी जिस लड़की से हो रही थी उसके बाप का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाप का इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि उसकी खोपड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच जाता है। फिर उसे पास ही के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां वो 2 दिन तक कोमा में रहता है। दोस्तों, इन 2 दिनों के अंदर उसके लड़की के बाप पर लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है उसकी दवा में। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद लड़की के बाप को जब होश आता है, जब वो कोमा से बाहर आता है, तो फूट फूट करके रोने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है कि अगर शायद मैं उस दिन मार्केट न गया होता तो शायद मेरे साथ ऐसी स्थिति ना बनती। तो वहाँ पर लड़की थी और उसकी पत्नी थी, तो बोलती है, समझाती है कि अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा। जो भगवान ने लिखा है उसे, उस मुकद्दर को कोई भी नहीं बदल सकता, उसे हमें झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन किस्मत में लिखा था, उस लड़की के बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़ करके, पाई पाई इकट्ठा कर करके 3 लाख रुपए इकट्ठे किए थे शादी करने के लिए, और अब उन रुपयों में से एक भी रुपया उनके पास नहीं बचा था। तो शादी की डेट नज़दीक आती है, शादी को 2 दिन बचता है। तो जो लड़की का बाप होता है वो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपने घर चला जाता है। तो जो नाते रिश्तेदार थे, भाई थे लड़की के, यानी कि चाचा जी जो थे, आपस में बातचीत करते हैं कि लड़की की शादी कराएं या फिर इसे ऐसे ही रहने दें। तो लड़की का बाप अपने सिर को नीचे झुका लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके पास एक रुपया भी नहीं है। तो लड़की का भाई जो था वो कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी जरूर कराऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उसका चाचा बोलता है कि कहाँ से कराएगा, तेरे पास अब पैसे हैं कहाँ जो तू शादी करा देगा। बोलता है कि चाहे मैं डकैती करूं, चाहे चोरी करूं, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तो बाप बोलता है कि बेटे, बहन की शादी कर रहा है, एक बहुत बड़ा कन्यादान करने जा रहा है, और अगर इस कन्यादान को तू चोरी के पैसों से करेगा तो तुझ पर पाप लगेगा और तेरी बहन जो है वो कहीं भी जिस घर में जाएगी वो खुश नहीं रह पाएगी। दोस्तों, बस अपने बाप की ऐसी बातों को मानने के बाद में वो लड़का शांत हो जाता है। बाप फिर बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा और अपनी लड़की की शादी कराऊंगा। उसका भाई बोलता है कि भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको अब पैसे कौन देगा, आपको जिनसे पैसे लेने थे उन्होंने आपको पैसे दे दिए, अब तो आप पूरे कर्ज में और हैं, अगर आप उनसे पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी आपको पैसे नहीं देंगे। तो बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं और लोगों से कांटेक्ट करूंगा और उनसे पैसा मांगूंगा। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके जो लड़की का बाप होता है वो पैसों का इंतजाम करता है। दोस्तों, कहते हैं कि लड़की के हाथ पीले करने के लिए जो पैसों की व्यवस्था होती है वो कहीं न कहीं से हो जाती है। यही तो भगवान का, यही तो प्रभु का चमत्कार है। और उस लड़की के बाप के पास भी 2 लाख रुपयों का इंतजाम 2 दिन में हो जाता है। शादी की डेट आ जाती है, बारात चौखट पर आती है, और बारात चौखट पर जब आती है तो लड़के की जो डिमांड थी वो अब बढ़ जाती हैं। पहले उसकी मांग थी कि उसे एक स्प्लेंडर बाइक चाहिए, लेकिन जब वहाँ मंडप में 7 फेरे लेने के लिए जब वो पहुंचा तो उसका जो दहेज मांगने का जो सिस्टम था वो पूरा ही बदल जाता है। अब वो एक स्प्लेंडर बाइक के बदले में एक स्कॉर्पियो कार मांगता है। दोस्तों, जो बाप स्प्लेंडर बाइक का भी इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था, अब वो एक व्हीकल का, एक स्कॉर्पियो कार का इंतजाम कैसे करता। वो अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है और अपने समधी से बोलता है कि मैं और हमारे बीच में जो समझौता हुआ था वो एक स्प्लेंडर बाइक को लेकर के हुआ था, अब ये स्कॉर्पियो कार का क्या झमेला है, तो होने वाला समधी बोलता है लड़की के बाप से कि जब मैंने तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा था तो मेरा बेटा एक स्टूडेंट था और कुछ नहीं करता था।
और आज जब मैं तुम्हारे चौखट पर बारात लेकर के आया हूँ, तो मेरा बेटा आज एक दरोगा है। दरोगा में इसकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये से भी ऊपर है। तो मैं अपने बेटे की औकात के हिसाब से ही शादी करूंगा। अगर आपके पास में स्कॉर्पियो कार देने की क्षमता है तो बात कीजिए, वरना अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। दोस्तों, बाप उसके मुंह को देखता ही रह जाता है और फिर शांत हो जाता है। जो लड़की का बाप था वो शांत खड़ा रहता है और लड़के का बाप खोरी खड़ी सुनाते हुए वहां से चला जाता है। यानी कि दोस्तों, जो बारात थी वो वापस लौट जाती है। जो दूल्हा होता है वो भी अपने बाप की बातों से सहमत नहीं था, लेकिन दोस्तों बाप की बातों को टाल नहीं सकता था, तो वो भी चलता अपने घर के लिए रवाना होता है। ऐसे दोस्तों, इस स्थिति को, इस सिचुएशन को जब दुल्हन बनी लड़की ने देखा तो उसके मन में भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे कि अगर ऐसी स्थिति मेरे साथ बनती है तो ऐसी स्थिति हजारों लड़कियों के साथ, सैकड़ों लड़कियों के साथ भी बनती जरूर होगी। अगर ऐसी स्थिति आज मेरे साथ बनी है तो आज कहीं ना कहीं जिसकी लड़की की शादी हो रही होगी उसके साथ भी जरूर बनेगी। तो दोस्तों, इसके बाद में जो लड़की होती है वो सोचने पर विवश हो जाती है और अपने मन में एक संकल्प लेती है कि आज उसकी जो ये इंसल्ट हुई है, जो बेइज्जती हुई है, वो इसका बदला लेकर के जरूर रहेगी। दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं तो उसका भाई और उसका बाप उस लड़की के पास में जाता है, क्योंकि वो सोचते थे कि ऐसे इंसल्ट हुई है लड़की की, कहीं वो कुछ कर ना ले, कुछ गलत ना कर ले। तो उसके पास जाते हैं और उसे जब रोते हुए देखते हैं तो उसे समझाते हैं कि बेटी, ये जो होना था सो हो गया। तुम ही तो कहती थी कि भगवान जो देता है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो तुम्हें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लड़की थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि पिताजी, जो मैं कहती हूँ वो करती भी हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि भगवान जो देता है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो बंदा, जो जो जिस घर के माँ बाप आपसे दहेज मांग रहे थे, अगर आप दहेज दे भी देते और मैं उनके घर चली भी जाती तो इस बात की क्या गारंटी थी कि वहाँ मैं अच्छी तरह से खुशहाल जिंदगी व्यतीत करती। दोस्तों, लड़की की बातों को सुनने के बाद में जो लड़की का चाचा और पिताजी थे वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लड़की में इतने सोचने समझने की क्षमता है, शायद ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करेगी। दोस्तों, इसके बाद में दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के बाद में जो लड़की ने ठाना था उसे वो हासिल करने के लिए जी जान लगा देती है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज एक ऐसी सच्ची स्टोरी है, सच्ची कहानी है, जिसमें एक लड़की की बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। आप सोच समझ सकते हैं कि जब एक लड़की की बारात आए और वो बारात चौखट पर आकर के और 7 फेरों तक पहुंच करके वहां से वापस लौट जाए, तो उस लड़की पर और उसके परिवार वालों पर, परिवारजनों पर कितना दुख का संकट उमड़ पड़ता है, ये आप सोच सकते हैं। तो आज वैसी ही एक कहानी है। चलिए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए आसानी से। संदीप हमेशा से ही दरोगा बनने के सपने देखा करता था और अपने इस सपने को पूरा करने की खातिर जी जान लगा करके मेहनत करता था। दिन रात एक कर देता था पढ़ाई करके, और उसका मानना था कि वो एक दिन अपने कंधों पर डबल स्टार लगवा कर मानेगा। तो दोस्तों, अपने इस सपने को पूरा करने की खातिर वो दिन रात मेहनत करता था, दिन रात पढ़ाई करता था। एक दिन उत्तर प्रदेश में दरोगा की वैकेंसी आती है, उसकी भर्ती निकलती है, तो संदीप उस भर्ती में अपना फॉर्म डालता है। और फॉर्म डालने के बाद उसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 महीने बाद होता है। उसका एग्ज़ाम सेंटर आगरा के एक प्राइवेट कॉलेज में पड़ता है। तो संदीप उस प्राइवेट कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचता है और अपने उस परीक्षा हॉल में बैठता है। उस परीक्षा हॉल में जो
अध्यापिका होती हैं उनका नाम सोनम होता है, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और कोई ज़्यादा उम्र की लड़की नहीं थी। केवल उनकी जो उम्र थी वो मात्र 22 वर्ष थी। 22 वर्ष की लड़की एक अध्यापिका थी, ये देख कर के जो संदीप होता है वो उस अध्यापिका की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसकी तरफ मोहित हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर वो उस अध्यापिका से अपना ध्यान हटाते हुए अपने एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी जो तैयारी की थी उसे दिखाता है और अपने पेपर को सॉल्व करता है। दोस्तों पेपर सॉल्व करने की जब रफ्तार को देखती है वो अध्यापिका सोनम, तो उस रफ्तार को देखने के बाद वो भी उसकी इस स्थिति को देखने के बाद गदगद हो जाती है और अपने आप में ये सोचने पर विवश हो जाती है कि ये लड़का कितना टैलेंटेड है जो इतनी तेजी से पेपर को कर रहा है। तो दोस्तों उस अध्यापिका का भी दिल उस संदीप पर आ जाता है। तो एग्ज़ाम कंप्लीट होता है और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में जो संदीप होता है वो जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में एक चाय की दुकान पर जाकर के ठहर जाता है और इंतज़ार करता है कि इस एग्ज़ाम हॉल से, इस सेंटर से जो अध्यापक हैं वो कितने बजे बाहर निकलेंगे। तो वो इंतज़ार करता है। करीबन 3 घंटे के बाद में जो जो वहाँ से जो एग्जामिनर होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो उन एग्जामिनरों में जो सोनम होती है वो भी बाहर निकलती है और उसकी भी नज़र इधर उधर दौड़ती है कि कहीं उसे वो लड़का दिख जाए और उससे बातचीत की जाए। तो दोस्तों वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद इत्तेफाक से उसी चाय की दुकान पर पहुंच जाती है चाय पीने के लिए और चाय बनवाती है। तो इसके बाद में जो जो संदीप होता है वो मैडम के पास जाता है, यानी कि सोनम के पास जाता है और उनसे बातचीत करता है। कहता है कि मैडम जी नमस्कार, आपने पहचाना मुझे? मैडम जी कहती हैं कि हाँ नमस्कार, पहचान लिया, आप वही हैं जो अभी एग्जाम दे रहे थे दरोगा का। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप तो बड़े टैलेंटेड हैं जो इतनी तीव्र गति से, अपनी रफ्तार की गति से इतना अच्छा पेपर कर रहे थे, इतनी तेज पेपर कर रहे थे। लगता है तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो कहता है कि जी मैडम जी, बस आपकी कृपा और भगवान की, प्रभु की माया बनी हो तो ज़रूर हो जाएगा। तो कहती है कि मेरी कहाँ माया, ये तो सब भगवान की माया है जो तुम पास हो गए। दोस्तों इसके बाद में जो दोनों की मुस्कुराहट थी वो एक दूसरे की तरफ एक शिक्षक और एक स्टूडेंट की जैसी नहीं थी, बल्कि दो कपल्स, दो लवर्स की जैसी थी। तो दोनों जवान थे, यंग थे, तो दोनों में बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और इसी मोबाइल नंबर के जरिए उनमें जो प्यार का सिलसिला था वो बढ़ने लगता है, शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों दोनों एक ही कास्ट के होते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के बारे में शादी करने की सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। जो अध्यापिका होती हैं वो उस संदीप से बात करती हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमसे शादी कर लीजिए। तो जो संदीप होता है वो भी कहता है कि ठीक है, अगर आपका ये कहना है और आप हमसे शादी करना चाहती हैं तो हम आपसे ज़रूर शादी करेंगे। दोस्तों एक ही कास्ट की थी दोनों, तो दोनों एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोचते हैं और अपने अपने माता पिता से जाकर के ये बात कहते हैं। माता पिता भी उनकी बातों को सुनते हैं। दोस्तों जो दोनों थे वो हाई लेवल पर नहीं थे, मीडियम लेवल पर थे। और जो संदीप था उसके जो पिताजी थे वो सेटरिंग का काम किया करते थे। घरों पर जो छतें होती हैं, जो लेंटर वाली छतों की ढलाई होती है, उस सेटरिंग को लगाते थे। और जो लड़की के पिताजी थे वो भी कोई ज़्यादा बड़े रईस नहीं थे, वो एक प्राइवेट कॉलेज में चपरासी का काम किया करते थे। तो इस तरह से उन दोनों संदीप और सोनम का जो रिश्ता था वो जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है और उनकी जो शादी की डेट थी वो फिक्स हो जाती है। शादी की डेट फिक्स होने के बाद में उनमें बातचीत होती है दहेज के ऊपर। तो जो लड़के के पिताजी होते हैं बोलते हैं कि हमें दहेज में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, जो घर के टाट कबाड़ होते हैं वही दे दीजिएगा और एक अ, अच्छी सी स्प्लेंडर बाइक दे दीजिएगा। तो लड़की के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, आपका जो दहेज है वो आपको शादी वाले दिन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से शादी की बातचीत होती है।
अब संदीप और सोनम की शादी को लगभग 2 महीने का ही समय बचता है, और 2 महीने के समय को जब बचता है तो इस बीच इस दौरान संदीप के लिए एक खुशखबरी आती है। उसके पास खुशखबरी ये आती है कि उसने जो दरोगा का पेपर दिया था उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। उसने उस जो परीक्षा दी थी उसको पास कर लिया था। इस खुशी को सुनने के बाद में जो संदीप होता है वो फूला नहीं समाता है, और उसका जो आत्मविश्वास था, जो कॉन्फिडेंस था, वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद में जो संदीप होता है वो अपने फिजिकल की और मेडिकल की तैयारी करता है। दोस्तों इसके बाद में वो फिजिकल देने जाता है तो फिजिकल वो को भी बड़े अच्छे से आराम से निकाल देता है। इसके बाद में उसका फिर मेडिकल होता है और मेडिकल को भी अच्छे से आराम से निकल जाता है। इसके बाद में उसके पास में जो दरोगा का जॉइनिंग लेटर होता है वो आता है और वो दरोगा में सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों दरोगा में सिलेक्ट होने के बाद में उसके घर में खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये बात जब सोनम को पता चलती है तो वो भी फुली नहीं समाती है, क्योंकि उसका जो होने वाला पति था अब दरोगा बनने वाला था। तो दोस्तों इसके बाद में समय ऐसे ही गुजरता है। अब जब दरोगा का पद हासिल कर लिया संदीप ने तो उसके घर में रौनक आ जाती है, और उसका जो रुतबा था अब ठाठ से बाट हो जाता है, यानी कि धरती से आसमान पर चढ़ने लगता है। बाप अब गली मोहल्ले शहर हर चौराहे पर सीना चौड़ा करके चलता है। तो इस नज़ारे को देखने के बाद गांव का हर एक सदस्य था, हर एक व्यक्ति केवल यही कहता कि ये जो बाप जा रहा है ये उस बेटे का बाप है जो आज दरोगा है। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद में जो दरोगा संदीप का बाप था वो फूला नहीं समाता था, और हर एक बाप बस यही चाहता है कि उसकी जो पहचान है उसके बेटे के नाम से हो, ना कि मेरे नाम से मेरे बेटे की पहचान हो। दोस्तों फिर ऐसा ही चलता रहता है। शादी की जो डेट थी वो पास में आ जाती है और एक अनहोनी घटित हो जाती है। संदीप के ससुर के साथ में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद में उनकी जो दिमागी हालत थी वो खराब हो जाती है। उनका जो मस्तिष्क था पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, और वो कोमा में 2 दिन के लिए चले जाते हैं। 2 दिन के बाद उन्हें होश आता है, और उन पर जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए शादी जो पैसे जोड़े थे वो भी पूरे उनकी दवाइयों में लग जाते हैं। तो पूरा जो परिवार था वो शोक में डूब जाता है कि अब लड़की की शादी कैसे होगी। जैसे तैसे करके जो बाप था फिर वो पैसों का इंतजाम करता है, और उसके पास में 2 लाख रुपए का प्रबंध हो जाता है। जो संदीप था वो अपनी बारात को लेकर के सोनम के चौखट पर पहुंचता है। तो चौखट पर पहुंचने के बाद में अब जो संदीप का बाप था उसका रुतबा ही अलग था। अब उसमें घमंड आ जाता है और अपने होने वाले समधी से बोलता है, यानी कि सोनम के बाप से बोलता है कि आपने हमसे जो वादा किया था उस वादे को पूरा कीजिए। तो बोलता है कि हमने जो वादा किया था हम उस वादे पर अड़े हैं, और हमने जो दहेज की बात की थी वो सब तैयार है। तो लड़के का बाप बोलता है कि लाइए एक स्कॉर्पियो कार। दोस्तों ऐसा सुनने के बाद में लड़की का बाप शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि लड़के के बाप ने मुझसे मांगा क्या था और आज क्या मांग रहा है। उसने फिर दोबारा से पूछा क्या चाहिए आपको, क्या बोले आप? तो बोलता है कि लाइए एक स्कॉर्पियो कार। तो इस बात को सुनने के बाद जब शॉक्ड हुआ तो बोला कि हमारी तो स्कॉर्पियो कार के बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, हमारी तो एक स्प्लेंडर बाइक के ऊपर बातचीत हुई थी। तो लड़के का बाप बोलता है कि ठीक है आपने सही कहा, हमारे बीच में जो बातचीत हुई थी वो एक स्प्लेंडर बाइक के ऊपर थी, लेकिन वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। जब हमारी तुम्हारी बातचीत हुई थी तब मेरा कुछ भी जो मेरा बेटा था वो कुछ भी नहीं था, और आज जब मैं तुम्हारी चौखट पर बारात लेकर के आया हूँ तो मेरा बेटा जो है आज एक दरोगा है, और दरोगा का एक अलग ही रुतबा होता है। अगर आपको अपनी बेटी मेरे घर में बहू बना करके भेजनी है तो आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, और मेरी जो दहेज की मांग है उसे पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों एक स्कॉर्पियो कार जो होती है उसकी कीमत लगभग 20-22 लाख रुपए होती है, और इतने पैसों का प्रबंध कर पाना एक चपरासी बाप के लिए बड़ा ही कठिन होता है। तो
कार की बातों को सुनने के बाद में और सामान के दहेज के बारे में सुनने के बाद में उस लड़की के बाप की जो गर्दन थी वो झुक जाती है। वो अपनी पगड़ी को उतारता है और अपने समधी के चरणों में रखने की कोशिश करता है। कहता है कि समधी जी, आप मेरी ऐसी बेइज्जती ना कीजिए, आप इस चौखट से ऐसे बारात मत लौटा के ले जाइएगा। तो कहता है कि नहीं लेकर के जाऊंगा अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए कैश दे दो या फिर मुझे एक स्कॉर्पियो कार लेकर के दे दो। तो बोलता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके लिए एक कार लेकर के खरीद कर लाऊं। तो लड़के का बोलता है कि अगर आपकी हैसियत नहीं है तो मेरी भी क्या मजाल जो मैं आपकी बेटी से अपनी बेटी की शादी कराऊं। मैं अपने बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में एक बहुत बड़े लेवल पर कराऊंगा। दोस्तों बस ऐसा कहता है और जो संदीप होता है वो भी अब उसमें भी घमंड आ जाता है कि आज वो दरोगा है और दरोगा होने के बाद में जब उस पर जो पावर आएगी उस पावर से ऐसी लड़कियों को खरीद लेगा और ऐसी लड़कियों के साथ अनगिनत संबंध बना सकता है। तो दोस्तों बस ऐसा सोचते हुए जो संदीप होता है वो अपने घर लौटाता है बारात को लेकर के। इस दुखद घटना को देखने के बाद में जो नाते रिश्तेदार थे वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि बारात जा चुकी है। दोस्तों लड़की के जो पिताजी थे, जो चाचा जी थे, सोनम के पास जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। ये सोचकर गए थे कि कहीं लड़की आत्महत्या न कर ले, कहीं कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि उसकी बारात वापस लौट चुकी थी। तो चाचा और पिताजी बेटी के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटी जो भाग्य में लिखा होता है, जो भगवान हमें देता है, हमें वो स्वीकारना पड़ता है। तो बेटी हंसती है और बोलती है कि आई एक्सेप्टेड पिताजी, मैं ये जानती हूँ कि जो किस्मत में लिखा होता है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो सोनम थी वो अंदर से दुखी थी कि उसकी बारात वापस चली गई है। वो अपना इस अपमान का बदला लेना चाहती थी। फिर वो सौगंध खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी कीमत पर इस दरोगा के ओहदे से बड़ी अधिकारी बनेगी। बस दोस्तों इसी सौगंध को खाते हुए, इसी सौगंध को अपने ध्यान में रखते हुए वो जी तोड़ मेहनत करती है और अपनी इस मेहनत से यूपीएससी की तैयारी करती है। और यूपीएससी की जब तैयारी करती है तो पहले अटेम्प्ट में ही पेपर को क्लियर कर देती है और एक पीसीएस अधिकारी बन जाती है। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद में उसकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो उसी थाने के अंतर्गत होती है, यानी कि वो थाना उसी के अंडर में आता है जिस थाने में उसका जो बॉयफ्रेंड संदीप था, जहां पर वो दरोगा के पद पर तैनात था। फिर वो राउंड मारने के लिए उस थाने में जाती हैं। तो वहां जाने के बाद जब वो उस अपने बॉयफ्रेंड आशिक को जब वहां देखती हैं तो देख करके थोड़ा मुस्कुराती हैं। जब दरोगा के सामने पीसीएस अधिकारी आईपीएस सोनम जब उपस्थित होती हैं तो सोनम को देखने के बाद में वो दरोगा दंग रह जाता है, खड़ा का खड़ा रह जाता है। अब उसे समझ में ही नहीं आता कि ये लड़की वही है जिसे आज से 2 साल पहले उसने उसकी चौखट से बारात को वापस ले जा करके उसका घोर अपमान किया था। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद में, इस बात को समझने के बाद में जो दरोगा था वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद में अब मैडम के पास आता है और बोलता है कि मैडम आप, और बोलता है कि सोनम तुम। दोस्तों जैसे ही बोलता है सोनम तुम तो पीसीएस अधिकारी आईपीएस सोनम कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम अपनी अपने से बड़े अधिकारी को ऐसे तुम कह करके और नाम लेकर के पुकार रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। तुम्हें पहले तो मुझे सैल्यूट करना चाहिए, फिर उसके बाद में तुम्हें मुझे मैडम बोलना चाहिए। मैं तुम्हें अभी भी तुम्हारी नौकरी से निष्कासित कर सकती हूँ अपने बड़े अधिकारी से तमीज से पेश न आने के जुर्म में। दोस्तों इसके बाद में जो संदीप होता है वो सैल्यूट करता है मैडम को और सीधा का सीधा सावधान स्थिति में खड़ा हो जाता है। दोस्तों इसके बाद में मैडम होती हैं वो कहती हैं कि अब तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो इसके बाद में बातचीत करता है, बोलता है कि सोनम तुम और एक पीसीएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी। तो बोलती है कि हाँ
मैं आईपीएस अधिकारी और तुम्हारे उसी अपमान के कारण आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अगर तुमने शायद मेरा उस दिन अपमान न किया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना खड़ी होती। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में जो संदीप होता है वो कहता है मैडम साहिबा से कि मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं पिता के जो विचार थे उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता था और मुझे ऐसा करना पड़ा उस दिन। तो सोनम दरोगा को समझाती हैं कि अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुएं में गिरने के लिए कहेंगे तो क्या तुम कुएं में गिर पड़ोगे? अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए कहेंगे तो क्या तुम उन गलत रास्तों पर चढ़ पड़ेंगे? अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें शराब का आदी बनाने चाहें तो क्या तुम शराब का आदी बन जाओगे? दोस्तों, बस इन सभी प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाता है दरोगा और अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है और वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। इसके बाद में इन सब लेक्चर्स को देने के बाद में जो पीसीएस अधिकारी सोनम साहिबा होती हैं वो अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं और वहाँ से चल पड़ती हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो दरोगा होता है वो पछताता रहता है अपने किए पर कि शायद अगर उस दिन उसने अपनी बारात को नहीं लौटाया होता तो शायद उसकी पत्नी का जो आज रुतबा है वो आज उसके पास होता। दोस्तों, अपने किए पर पछताता रहता है दरोगा संदीप। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो कहानी है ये और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे देश में आज भी ऐसी कई शादियां होती हैं जो कि दहेज की वजह से टूट जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में आज भी ऐसी कई हज़ारों शादियाँ होती हैं जो कि दहेज की वजह से टूट जाती हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि शादी में जो दहेज लेने की प्रथा है वो बिल्कुल समाप्त की जाए और लड़की और लड़के के आधार पर कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनमें ज्ञान है, उसी के आधार पर उनकी शादी कराई जाए। तो दोस्तों, आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इस दहेज प्रथा को समाप्त करने का कोई एक अच्छा सा साधन ढूंढें जिससे दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।